अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो जो हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है उसका पैटर्न क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ, अच्छे ढंग से सुन ले, क्योंकि 2 चैप्टर केमिस्ट्री में आ रहा है, मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 चैप्टर क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है? हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये 2 ही चैप्टर से केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा। और बायो में लाइफ प्रोसेस में जो भी तुम डाइजेस्टिव, जैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन था, है ना, प्लांट का न्यूट्रिशन जैसे ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स हमने बताया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो। दूसरी चीज, 10 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है, 1 into 10 सेक्शन ए। हेलो, 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू होगा, ठीक है। और सेक्शन बी में 2 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंक्लूड करके 20 मार्क्स, 2 into 10 20। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का, तो 2 5 10, टोटल मिला के 40 मार्क्स तक रहेगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और उसी को हम 80 में कन्वर्ट करेंगे। तो इज इट क्लियर? ये पैटर्न क्वेश्चन का समझ में आ गया। 10 एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर किससे आएगा? लॉन्ग आंसर आएगा फिजिक्स और बायो से। लॉन्ग आंसर 5 नंबर का फिजिक्स से और बायो से आएगा। और बायो में लाइफ प्रोसेस है, सिर्फ 1 चैप्टर है। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, जिसमें आपको हमने बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शन और एसिड बेसिस सॉल्ट्स। दूसरा जो है तुम्हारा फिजिक्स वाले सर पोर्शन भेज दिया है, वो हम लिख के भेज दिया है, स्नैप पे भी भेज दिया है, आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, यू विल सी इट। अब रही बात, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 5 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, और 4 2 8, हाँ, 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का, 2 2 नंबर, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में लिखने वाला। 4 2 8 और 5, 13 मार्क्स का केमिस्ट्री, 13 मार्क्स का फिजिक्स और 14 मार्क्स का बायो। तो 13 13 26 और 14 40 हो जाएगा, 33 39 41 40 मार्क्स। इज इट क्लियर? अब आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 2 दोनों से मिला के। तो एमसीक्यू चैप्टर 1 से डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन जैसे एसिड बेसिस सॉल्ट से जो हमने पढ़ाया है, आप उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि नेम 2 अल्कली विथ फॉर्मूला, तो व्हाट इज योर आंसर? What will you give? 2 alkalis with formula. NaOH, sodium hydroxide and KOH। अगर कोई पूछे व्हाट इज अल्कली, अल्कली किसको कहते हैं, तो वाटर सोल्यूबल बेसेस इज नोन एज अल्कली। इज इट क्लियर? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों हमारा स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। वाटर सोल्यूबल बेसेस इज नोन एज अल्कली, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट, देन citric acid, right. Which acid is present in the honey bee sting? What is its formula? HCOOH, right. HCOH. It is monobasic or dibasic? मोनो। डाई कैसे हुआ? डाई माने 2 होता है, जब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 1 है तो ये मोनोबेसिक है, जिसमें जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, वीक एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन लास्ट में होता है और मिनरल एसिड में शुरू में होता है। जैसे देखो ये HCl होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी मोनोबेसिक है, तो यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम,
और ये वीक एसिड है फॉर्मिक। इसका आईयूपीएससी नेम क्या होता है? अगर आईयूपीएससी नेम में दिया हो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड समझ में आ रहा है? कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आ सकता है इससे रिलेटेड, सब पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विनेगर। विनेगर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3 सी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। ये इसको हम एसिटिक एसिड कॉमन नेम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इसमें इसका ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है? कौन बोला ट्राइबेसिक? यहाँ पे हाइड्रोजन देख लिया, इसको इसलिए ट्राइबेसिक बोल दिया। क्या बोले हैं कि वीक एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कहाँ होता है? लास्ट में होता है, तो ये मोनोबेसिक है, इट इज नॉट ट्राइबेसिक। ध्यान देना, इट इज नॉट डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, इट इज मोनोबेसिक, लास्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। लेकिन अगर ऑक्जेलिक एसिड बोलोगे तो COH एंड COH ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का, इसका लास्ट वाला ये दो रिप्लेसेबल है, तो ये डाइबेसिक हो जाएगा। इसी को हम COH होल 2 भी बोलते हैं, COH होल 2। और बुक में देखे होगे ये पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे हुए रहता है, उसमें देखोगे क्या लिखे रहेगा? हाँ, H2 है ना, H2O4 ऐसे, C2O4 H2 ऐसे करके ये पूरा मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ एटम्स को लिख करके उसका ऑक्जेलिक एसिड का, लेकिन एक्चुअली COOH होल 2 होता है, तो हाइड्रोजन 2 एटम हो गया। तो ऑक्जेलिक एसिड का कौन सा एसिड होगा, मोनोबेसिक या डाइबेसिक? डाइबेसिक। तो ये सब समझ गए, मोनोबेसिक डाइबेसिक, इज इट क्लियर? हाँ, बेसिसिटी पूछ देगा अगर, तो एसिड का नाम बताएं, ये बताएं मोनोबेसिक है डाइबेसिक है, अल्कली का नाम बताएं, डिफाइन करें इन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के एसिड क्या है, बेस क्या है। अब जैसे देखो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन? H2O प्लस, ठीक है, HO प्लस, नंबर C H3O, नंबर D H3O प्लस। कौन सा सही है? विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ, डी इज द करेक्ट आंसर। और डायरेक्ट पूछ दे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला लिखे तो दैट विल बी दी H3O प्लस, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? H प्लस, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है एसिड का और वाटर मिल करके, दैट फॉर्म्स H3O, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर? अब तुम्हारा हम कुछ क्वेश्चन, हाँ लिसन, अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will turn the solution red litmus turns to blue? Which one of the following salt solution turns red litmus paper blue? यहाँ पे ध्यान देना, red litmus blue कौन सा सॉल्ट है? आवाज सुनो खाली। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा किसके एक्वस सॉल्यूशन में? NaHCO3, ये एक सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा सॉल्ट है KCl, तीसरा है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और चौथा सॉल्ट है नन। बताइए कौन से सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर विल टर्न टू ब्लू? In which aqueous solution salt the red litmus paper turns to blue? What is your correct answer? इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करो। और हाँ, ये पहला, आवाज नहीं जा रही है मेरी आवाज? हाँ सही था, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा फर्स्ट? व्हाई इट विल बी करेक्ट? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाट इज योर रीजन? It is formed by NaOH and H2CO3. It is formed by NaOH and H2CO3. ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक कैरेक्टर होगा, इसलिए बेसिक कैरेक्टर बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। इसका पीएच जो है मोर देन 7 हो जाएगा। बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सबों में किसका पीएच 7 से ज्यादा है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि विच पीएच
इज मोर देन 7 तो भी आंसर होगा 1। 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन है तो मोर देन 7 होगा। और ये जो तुम्हारा बन रहा है KCl, ये KCl किसका हो जाएगा, KOH एंड HCl, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल हो जाएगा। सोडियम सल्फेट में क्या हो जाएगा, NaOH एंड H2SO4, NaOH एंड H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों का एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, इसमें कोई लिटमस पेपर आपका सही से न ब्लू लिटमस पेपर दैट विल टर्न टू रेड और न रेड टर्न्स टू ब्लू, न्यूट्रल इफेक्ट देखा। लेकिन यहाँ पे जो कि बेसिक है ये, तो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। इज इट क्लियर? सारे बच्चे समझ गए इसको? एक ये हमने बताया था, सॉल्ट्स में बताए थे, आपका हाइड्रोलिसिस में बताए थे। दूसरा क्वेश्चन एक और है, ध्यान दो। इन विच सॉल्यूशन देयर विल बी नो चेंज इन द लिटमस पेपर? इन विच ऑफ दिस सॉल्यूशन देयर विल बी नो चेंज इन द लिटमस पेपर? ब्लू न रेड होगा, न रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा। उसमें देखो चॉइस में KCl, उसके बाद NaCl, Na2SO4, K2SO4, D ऑल। हाँ ऑल हो जाएगा। ये रेड निशान कोई लगाया है तो रॉन्ग है। ये सोडियम सल्फेट पे कोई टिक लगाया है, डेट इज रॉन्ग। यहाँ पे देखो KOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल। NaOH एंड HCl स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे इसमें NaOH एंड H2SO4, इसमें हो जाएगा NaOH एंड H2SO4, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। यहाँ पे KOH एंड H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल। तो इसलिए सब न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई नहीं चेंज करेगा लिटमस पेपर, so डायल ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? कौन फिजिकल चेंज नहीं? नाइन्थ में भी पढ़े हो, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब शुरू हुआ है तो इसमें भी हम जो केमिकल रिएक्शंस जो करते हैं या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंपाउंड का डेफिनेशन होता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो। वहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं एंड दैट रिएक्शन इज केमिकल चेंज। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, प्रोडक्ट जो बनता है न्यू सब्सटेंस बनता है एंड दैट रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, वो वापस नहीं हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को केमिकल चेंज बोलते हैं, नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में यू कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, रॉ मटेरियल जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो केमिकली सेम होता है, प्लस रिएक्शन इज रिवर्सेबल, रिएक्शन इज टेम्पोररी। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, पहला। melting of ice to give water, dissolution of salt in water, and combustion of LPG. Which of the following is not a physical change? हाँ, combustion of LPG, LPG जानते हो C4H10 होता है, ब्यूटेन। उसका जब कंबशन होगा, जब जलता है, पेट्रोल जलता है और हमें एनर्जी देता है, गाड़ी को एनर्जी देता है तो चलता है, तो कंबशन ऑफ पेट्रोल C4H10 प्लस O2, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन? कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो कंबशन जब होगा C4H10, LPG जब जलेगा तो दैट विल गिव CO2 प्लस H2O। ठीक है, इज इट क्लियर? अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, देखो ध्यान देना। ये तो हो गया कंबशन रिएक्शन, इट इज केमिकल चेंज, इट इज नॉट फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर फिजिकल चेंज है, वो रिवर्स हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का मेल्ट करना, फिर पानी बन जाना, फिर वेपर बन जाना, ये सब फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी समुद्र से हम नमक ऑब्टेन करते हैं या फिर हम नमक पानी में घुल जाता है तो हम इवापोरेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज
फिजिकल चेंज, लेकिन पेट्रोल का जलना, एलपीजी का, सॉरी एलपीजी का जलना, ब्यूटेन, ये केमिकल चेंज है, ये प्रोडक्ट आया। कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है, देखो यहाँ पे व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ एक्स, और उसका वैल्यू का यहाँ पे दे देगा कि इट्स वैल्यू विल बी 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 8, डी का हो जाएगा नन। अब यहाँ पे ध्यान देना, बैलेंसिंग भी है, चैप्टर 1 में बैलेंसिंग है, और यहाँ पे दे देगा कि एक्स CO2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा, बताओ तो क्या होगा एक्स का वैल्यू बैलेंस करके। इन द गिवन इक्वेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स 2, देखो ट्राई करो, कोशिश करो, पहले बैलेंस करो। जल्दी से टिक लगा दोगे 2 पे तो सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, पहले कोशिश करो, ट्राई योरसेल्फ। जैसे देखो, अगर तुम C4H10 को बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे C4H10 प्लस O2 दैट गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है। अगर तुम इसको 2 से कर दिए, 2 से, तो कैसे 2 से हुआ, यहाँ पे C 4 एटम है, रिएक्टेंट में है, यहाँ 2C किए तो 2 आएगा, आएगा, 4 एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर हम 4 से इसको करते तो 4 इसमें नहीं है, तो तुम्हारा आंसर या तो नन होना चाहिए। अगर नन नहीं है, कितना होगा, राइट, हाँ नन नहीं होगा, नन नहीं होगा, 8 होगा, सही है, योर आंसर 8 इज करेक्ट। कैसे है सो देखो, C4H10 प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे CO2 प्लस H2O। अब इसको जब 4 से बैलेंस करोगे, 4 से बैलेंस करोगे तो कार्बन तो 4 एटम हो गया, और हाइड्रोजन 10 है, इसको अगर हम 5 कर दें तो हाइड्रोजन भी 5 2 10 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 2 8 प्लस 5 13 होता है, और इधर 6 से करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, नहीं आएगा। बैलेंस सब हो जा रहा है, कार्बन बैलेंस हो जा रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस हो जा रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तब क्या करो, इसको डबल कर दो, इसको कर दो, क्या करोगे, C4H10, ठीक है, प्लस O2, तो यहाँ पे हो गया CO2 प्लस H2O, ध्यान देना। अब यहाँ पे 4 2 8, तो यहाँ पे 8 CO2 कर दिया, और हाइड्रोजन 10 2 20, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 कर दिया, 10 2 20 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन 10 8 2 16 10 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 2 26, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, जो 8 दिया हुआ था ये सही हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन बैलेंसिंग से रिलेटेड पूछ देता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो PbNO3 जब हीट करते हैं तो हमें 2 गैस मिलता है, और रेसिड्यू येलो कलर का PbO बनता है, और 2 गैस में एक ब्राउन कलर का गैस NO2 मिलता है प्लस O2 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे n के पहले x है, n के पहले x है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1 2 4 नन, बताइए। यहाँ पे x NO2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बैलेंस करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 4, वेरी गुड, 4 हो जाएगा, सही है, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे करेक्ट आंसर है वो भी हम करके दिखा रहे हैं, ये बैलेंसिंग से रिलेटेड हो गया। PbNO3 होल 2, यहाँ बना PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको हम 2 कर दिया, 2 मोल PbNO3, तो Pb 2 एटम हो गया, यहाँ भी 2 PbO कर दिए, नाइट्रोजन 2 था ही, होल 2 हो गया, N2 और 2 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 एटम हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6 2 12, तो 4 दूना 8 2 10 2 12, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे NO2 में जो वैल्यू दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, ABC में 4 था, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो MCQ का,
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहाँ पे NH3 plus O2 that gives NO plus H2O। यहाँ पे ध्यान देना, पहले दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट, पहले देख लो, अभी आंसर मत बोलना, पहले लिख रहा है उसको देख लो, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन, सी हो गया तुम्हारा रिडॉक्स, सी में रिडॉक्स रिएक्शन, और डी में है न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें चॉइस देखो, ए, हाँ चॉइस में 1 में है 1 and 4, 2 में है 2 3, 3 में है 1 and 3, ठीक है। उसके बाद 4th में है 3 and 4, which is the correct answer? हाँ 3 and 4 किसने, अनिश तुम बोले 3 and 4, न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है। हाँ हाँ 1 and 3 neutralization reaction when acid react with the base salt and water is formed, that is called neutralization reaction। दूसरा चीज यहाँ पे NH3 से NO बन रहा है, अब फिर O जो है इसके साथ मिल करके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट या इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो विच आंसर इज करेक्ट? 1 and 3, कौन सा हो जाएगा? 1 and 3। ऐसा क्वेश्चन देता है, पूछा जाता है, भले हम लोग वैसा नहीं पूछे टफ टाइप का, लेकिन इसमें तुम्हें इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, यहाँ पे Fe+H2, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। Fe बताए थे मेटल्स के प्रॉपर्टीज में कि कुछ मेटल है, एल्युमिनियम है, आयरन है, और ये जो जिंक है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, न ठंडे पानी से न गर्म पानी से, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो Fe+H2O दैट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये रिएक्शन है तुम्हारा। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब देखो इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। दूसरा है चॉइस, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, water is getting reduced, water is getting reduced। उसके बाद तीसरा है सी, water is acting as reducing agent, water is acting as reducing agent, और डी में है water is acting as oxidizing agent, ठीक है, ध्यान दे रहे हो। अब इसमें अलग अलग नहीं, विच इज द करेक्ट आंसर, आप बोलो 1 2 3, 1 2 3, हाँ कौन सा 1 2 3, कौन सा? नहीं अभी सुनो, अभी हम और चॉइस इसमें हम लिखेंगे। जैसे इसमें एक चॉइस हम लिख रहे हैं तुम्हारा 1 2 4, 1 2 and 4, पहला बोले थे इसमें एक में लिखा था, 2 में लिखा 1 2 3। देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़े हुए हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। तो आप ध्यान, तो सबसे पहले इसमें, हाँ पहले ध्यान सुन लो। आंसर ठीक है, तुम लोग अपना कर रहे हो। इसमें हम और भी चॉइस था, हम नहीं ले, इसी दो चॉइस में तुम्हें हम ये कर रहे हैं। जैसे देखो, आयरन से आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी सही है। ए ए इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इसमें हम जो 1 2 3 लिख रहे हैं वो एबीसी लिखना चाहिए था हमें, हम गलत लिखा है 1 2 3। तुम्हारा तो एबीसी है ना, तो वो एबीसी लिखना चाहिए था हमें। और या फिर हमें लिखना चाहिए क्या, ए बी और डी। यहाँ पे ए बी और सी लिखना चाहिए, ए बी और डी लिखना चाहिए। जो हम 1 2 4 लिखा है वो रॉन्ग है, लेकिन अभी समझ लो उसको। तो पहला भी सही है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही है। दूसरा है H2O से वाटर, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। H2O से क्या रिमूव हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बन रहा है वाटर से, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। सही है कि या नहीं है? सही है, दो सही है, तो हमारा 1 और 2 इज करेक्ट। अब हमें देखना है थर्ड एंड फोर्थ में। तो जब आयरन आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी में वाटर इज रिड्यूसिंग, हाँ, रिड्यूस एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रॉन्ग हो गया ना, थर्ड इज रॉन्ग। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सही है। ये सही है, चूंकि वाटर का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो डी में वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सही है। तो मतलब मेरा कौन कौन सही हो गया? 1 2 और 4। तो यहाँ पे 1 2 और 4, पहला चॉइस जो हमारा है 1 2 एंड 4, दैट इज करेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ। तो एमसीक्यू तुम्हें देखने में लगता है कि आसान है, टिक लगाना है, बट उसका रीजनिंग आपको समझना है ना कि कैसे ये हुआ। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं। देखो, एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? उसमें देखो, पहला है क्या है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। पहला क्या है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, विथ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तीसरा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है। और चौथा है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, CAMPHOR। ये अब इसमें देखो, उसमें तुम्हारा अब जो चॉइस है ए में है 1 और 2, 1 2। बी में है 2 3, 2 3। सी में है 1 4, 1 4। और डी में है 3 4। कौन सही है? चॉइस है 1 एंड हाँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछ रहा है कि कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जान रहे हो, क्विक लाइम को पानी में मिलाते हो, जैसे दीपावली वगैरह में हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, क्विक लाइम पानी में मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखोगे कंटेनर गर्म हो जाएगा और पूरा उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया पहला। दूसरा, एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ भी टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन 9th में पढ़ोगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इट ऑलवेज कॉजेज कूलिंग,
हमेशा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर इज लोअर्ड, कम जाता है टेम्परेचर। तो वहां पे ये तुम्हारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया। और फोर्थ सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ है नहीं। तो हमारा कौन सा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 1 और 2। तो हमारा कौन सा चॉइस हो जाएगा सही, 1 और 2। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन जितना डिस्कस किए, वो सब क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सब देख लेना अच्छे से, एग्जाम आइडिया हो तो, नहीं तो एस चांद की बुक हो उससे भी एमसीक्यू वगैरह देख लेना, और एनसीईआरटी को तो पढ़ ही लेना अच्छे से थॉरोली। और प्लस छोटा छोटा आंसर, एसिड का डेफिनेशन, बेस का डेफिनेशन, जैसे सॉल्ट्स पढ़ोगे तो सॉल्ट्स में ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है या बेकिंग सोडा का यूज है, वॉशिंग सोडा का यूज है, प्रिपरेशन है ना। फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट स्टेप फिर हम इसी 2 चैप्टर का रिवीजन, फिर से क्वेश्चन पूछेंगे और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। समझ गए? अभी आगे नहीं, यही सब डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।